आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है पीरन, जिसके लेखक शहादत हसन मंटो जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी पीरन। ये उस जमाने की बात है जब मैं बेहद मुफलिस था। मुंबई में 9 रुपए माहवार की एक खोली में रहता था, जिसमें पानी का नल था ना बिजली। एक निहायत ही गलीज कोठड़ी थी, जिसकी छत पर से हजारहा खटमल मेरे ऊपर गिरा करते थे। चूहों की भी काफी बहुतायत थी। इतने बड़े चूहे मैंने कभी नहीं देखे। बिल्लियां उनसे डरती थीं। चाली यानी बिल्डिंग में सिर्फ एक गुसलखाना था, जिसके दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। सुबह सवेरे चाली की औरतें पानी भरने के लिए इस गुसलखाने में जमा होती थीं। यहूदी, मरहट्टी, गुजराती, क्रिश्चियन, भांति भांति की औरतें। मेरा ये मालूम था कि इन औरतों के इज्तिमा से कुछ पहले गुसलखाने में जाता, दरवाजा भेड़ता और नहाना शुरू कर देता। एक रोज मैं देर से उठा, गुसलखाने में पहुंचकर नहाना शुरू किया तो थोड़ी देर के बाद खट से दरवाजा खुला। मेरी पड़ोसन थी। बगल में गागर दबाए उसने मालूम नहीं क्यों एक लहजे के लिए मुझे गौर से देखा, फिर एकदम पलटी। गागर उसकी बगल से फिसली और फर्श पर लुढ़कने लगी। ऐसी भागी जैसे कोई शेर उसका तवाक्कुब कर रहा है। मैं बहुत हंसा, उठकर दरवाजा बंद किया और नहाना फिर शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजा खुला। ब्रजमोहन था। मैं नहा के फारिग हो चुका था और कपड़े पहन रहा था। उसने मुझसे कहा, भाई मंटो, आज इतवार है। मुझे याद आ गया कि ब्रजमोहन को बांद्रा जाना था, अपनी दोस्त पीरन से मिलने के लिए। वो हर इतवार को उससे मिलने जाता था। वो एक मामूली सी शक्लो सूरत की पारसी लड़की थी, जिससे ब्रजमोहन का मुआशिका तकरीबन 3 बरस से चल रहा था। हर इतवार को ब्रजमोहन मुझसे 8 आने ट्रेन के किराए के लिए लेता। पीरन के घर पहुंचता। दोनों आधे घंटे तक आपस में बातें करते। ब्रजमोहन स्टर्टीड वकीली के क्रॉस वर्ड पजल के हल उसको देता और चला आता। वो बेकार था। सारा दिन सर न्योढ़ाए ये पजल अपनी दोस्त पीरन के लिए हल करता रहता था। उसको छोटे छोटे कई इनाम मिल चुके थे, मगर वो सब पीरन ने वसूल किए थे। ब्रजमोहन ने उनमें से एक दमड़ी भी उससे न मांगी थी। ब्रजमोहन के पास पीरन की बेशुमार तस्वीरें थीं। शलवार कमीज में, चुस्त पजामे में, साड़ी में, फ्रॉक में, बैडमिंटन कॉस्ट्यूम में, फैंसी ड्रेस में। गालिबन 100 से ऊपर होगी। पीरन खूबसूरत नहीं थी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही अदना शक्ल सूरत की थी। लेकिन मैंने अपनी इस राय का इजहार ब्रजमोहन से कभी नहीं किया था। मैंने पीरन के मुतालिक कभी कुछ पूछा ही नहीं था कि वो कौन है, क्या करती है, ब्रजमोहन से उसकी मुलाकात कैसे हुई, इश्क की शुरुआत कैसे हुई, क्या वो उससे शादी करने का इरादा रखता है। ब्रजमोहन ने भी उसके बारे में मुझसे कभी बातचीत नहीं की। बस हर इतवार को वो नाश्ते के बाद मुझसे 8 आने किराए के लेता और इससे मिलने के लिए बांद्रा रवाना हो जाता और दोपहर तक लौट आता। मैंने खोली में जाकर उसको 8 आने दिए और वो चला गया। दोपहर को लौटा तो उसने खिलाफे मामूल मुझसे कहा, आज मुआमला खत्म हो गया। मैंने उससे पूछा, कौन सा मुआमला? मुझे मालूम नहीं था कि वो किस मामले की बात कर रहा है। ब्रजमोहन ने सोचा जैसे उसके सीने का बोझ हल्का हो गया। मुझसे कहा, पीरन से आज 2 टूक फैसला हो गया। मैंने उससे कहा,
जब भी तुमसे मिलना शुरू करता हूँ मुझे काम नहीं मिलता। तुम बहुत मनहूस हो। उसने कहा, बेहतर है मिलना छोड़ दो, देखूंगी तुम्हें कैसे काम मिलता है। मैं मनहूस हूं अगर तुम अव्वल दर्जे के निकट्टू और कामचोर हो। सो अब ये किस्सा खत्म हो गया और मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह कल ही मुझे काम मिल जाएगा। सुबह तुम मुझे 4 आने देना। मैं सेठ नानू भाई से मिलूंगा, वो मुझे जरूर अपना असिस्टेंट रख लेगा। ये सेठ नानू भाई जो फिल्म डायरेक्टर था, मुअद्दिद मर्तबा बृजमोहन को मुलाजमत देने से इनकार कर चुका था, क्योंकि उसका भी पीरन की तरह यही ख्याल था कि वो कामचोर और निकम्मा है। लेकिन दूसरे रोज जब बृजमोहन मुझसे 4 आने लेकर गया तो दोपहर को उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि सेठ नानू भाई ने बहुत खुश होकर उसे 250 रुपये माहवार पर मुलाजिम रख लिया है। कॉन्ट्रैक्ट 1 बरस का है जिस पर दस्तखत हो चुके हैं। फिर उसने जेब से हाथ डालकर 100 रुपये निकाले और मुझे दिखाए। ये एडवांस है। जी तो चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट और 100 रुपये लेकर बांद्रा जाऊं और पीरन से कहूं कि लो देखो मुझे काम मिल गया है। लेकिन डर है कि नानू भाई मुझे फौरन जवाब दे देगा। मेरे साथ एक नहीं कई मर्तबा ऐसा हो चुका है। इधर मुलाजमत मिली, उधर पीरन से मुलाकात हुई और मामला साफ। किसी न किसी बहाने मुझे निकाल बाहर किया गया। खुदा मालूम उस लड़की में ये नहूसत कहां से आ गई। अब मैं कम अज कम 1 बरस तक उसका मुंह नहीं देखूंगा। मेरे पास कपड़े बहुत कम रह गए हैं। 1 बरस लगाकर कुछ बनवा लूं तो फिर देखा जाएगा। 6 महीने गुजर गए। बृजमोहन बराबर काम पर जा रहा था। उसने कई नए कपड़े बनवा लिए थे, 1 दर्जन रुमाल भी ले लिए थे। अब वो तमाम चीजें उसके पास थीं जो एक कुंवारे आदमी के पास जरूरी होती हैं। एक रोज वो स्टूडियो गया हुआ था। उसके नाम एक खत आया। शाम को जब वो लौटा तो मैं उसे ये खत देना भूल गया। सुबह नाश्ते पर मुझे याद आया तो मैंने ये खत उसके हवाले कर दिया। लिफाफा पकड़ते ही वो जोर से चीखा, लानत। मैंने पूछा, क्या हुआ? अरे वही पीरन, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी। ये कहकर उसने चम्मच से लिफाफा खोलकर खत का कागज निकाला और मुझसे कहा, वही कमबख्त है, मैं कभी उसका हैंडराइटिंग भूल सकता हूँ? मैंने पूछा, क्या लिखती है? अरे मेरा सर। कहती है मुझसे इस इतवार को जरूर मिलो, तुमसे कुछ कहना है। ये कहकर बृजमोहन ने खत लिफाफे में डाला और जेब में रख लिया। लो भाई मंटो, नौकरी से इंशाअल्लाह कल ही जवाब मिल जाएगा। क्या बकवास करते हो? मोहन ने बड़े वसूख से कहा। नहीं बंटू, तुम देख लेना, कल इतवार है, परसों नानू भाई को जरूर मुझसे कोई ना कोई शिकायत पैदा होगी और वो मुझे फौरन बाहर निकाल करेगा। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें इतना वसूख है तो मत जाओ उससे मिलने। ये नहीं हो सकता, वो बुलाए तो मुझे जाना ही पड़ता है। क्यों? मुलाजमत करते करते कुछ मैं भी उकता चुका हूँ। 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। ये कहकर वो मुस्कुराया और चला गया। दूसरे रोज नाश्ता करके वो बांद्रा चला गया। पीरन से मुलाकात करके लौटा तो उसने इस मुलाकात के बारे में कोई बात न की। मैंने उससे पूछा, मिलाए अपने मनहूस सितारे से? हाँ भाई, उससे कह दिया कि मुलाजमत से बहुत जल्द जवाब मिल जाएगा। ये कहकर वो खाट पर से उठा, चलो आओ खाना खाएं। हम दोनों ने हाजी के होटल में खाना खाया। इस दौरान में पीरन की कोई बात ना हुई। रात को सोने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, अब देखिए कल क्या गुल खिलता है।
मेरा ख्याल था कि कुछ भी नहीं होगा, मगर दूसरे रोज ब्रजमोहन खिलाफे मामूल स्टूडियो से जल्दी लौट आया। मुझसे मिला तो खूब जोर से हंसा। मैंने समझा मजाक कर रहा है। हटाओ जी। अरे, जो हटना था वो तो हट गया, अब मैं कैसे हटाऊं? सेठ नानू भाई पर टांच आ गई है। स्टूडियो सेल हो गया है मेरी वजह से। खामखा बेचारे नानू भाई पर भी आफत आ गई। ये कहकर ब्रजमोहन फिर हंसने लगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, ये अजीब सिलसिला है। देख लो, इसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। ब्रजमोहन ने सिगरेट सुलगाया और कैमरा उठाकर बाहर घूमने चला गया। ब्रजमोहन अब बेकार था। जब उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई तो उसने हर इतवार को फिर मुझसे बांद्रा जाने के लिए 8 आने मांगना शुरू कर दिया। मुझे अभी तक मालूम नहीं आध पौन घंटे में वो पीरन से क्या बातें करता था। वैसे वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करने वाला था, मगर उस लड़की से जिसकी नहूसत का उसको मुकम्मल तौर पर यकीन था, वो किस किस्म की बातें करता था। मैंने एक रोज उससे पूछा, ब्रज, क्या पीरन को भी तुमसे मोहब्बत है? नहीं, वो किसी और से मोहब्बत करती है। तुमसे क्यों मिलती है फिर? इसीलिए कि मैं ज़हीन हूं, उसके भद्दे चेहरे को खूबसूरत बनाकर पेश कर सकता हूं। इसके लिए क्रॉस वर्ड पजल हल करता हूं। कभी कभी उसको इनाम भी दिलवा देता हूं। मंटो, तुम नहीं जानते इन लड़कियों को। मैं खूब पहचानता हूं इन्हें। जिससे वो मोहब्बत करती हैं उसमें जो कमी है मुझसे मिलकर पूरी कर लेती है। ये कहकर वो मुस्कुराया। बड़ी 420 है। मैंने कदरे हैरत से पूछा, मगर तुम क्यों उससे मिलते हो? ब्रजमोहन हंसा। चश्मे के पीछे अपनी आंखें सिकोड़ कर उसने कहा, मुझे मजा आता है। किस बात का? उस नहूसत का। मैं उसका इम्तिहान ले रहा हूं, उसकी नहूसत का इम्तिहान। ये नहूसत अपने इम्तिहान में पूरी उतरी है। मैंने जब भी इससे मिलना शुरू किया मुझे अपने काम से जवाब मिला। अब मेरी एक ख्वाहिश है कि इसके मनहूस असर को चकमा दे जाऊं। मैंने इससे पूछा, क्या मतलब? ब्रजमोहन ने बड़ी संजीदगी से कहा, मेरा ये जी चाहता है कि मुलाजमत से जवाब मिलने से पहले मुलाजमत से अलहदा हो जाऊं, यानी खुद को अपने आका को जवाब दे दूं। इससे बाद में कहूं, जनाब, मुझे मालूम था कि आप मुझे बरतरफ करने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको जहमत न दी और खुद अलहदा हो गया। और आप मुझे बरतरफ नहीं कर रहे थे। ये मेरी दोस्त पीरन थी जिसकी नाक कैमरे में इस तरह घुसती है जैसे तीर। ब्रजमोहन मुस्कुराया। ये मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, देखो पूरी होती है या नहीं। मैंने कहा, अजीबोगरीब ख्वाहिश है। मेरी हर चीज अजीबोगरीब होती है। पिछले इतवार मैंने पीरन के उस दोस्त के लिए जिससे वो मोहब्बत करती है एक फोटो तैयार करके दिया। उल्लू की दुम उसे कंपटीशन में भेजेगा। यकीनी तौर पर इनाम मिलेगा उसे। ये कहकर वो मुस्कुराया। ब्रजमोहन वाकई अजीबोगरीब किस्म का आदमी था। वो पीरन के दोस्त को कई बार फोटो तैयार करके दे चुका था। इलिस्ट्रेटेड वकीली में ये फोटो उसके नाम से छपते थे और पीरन बहुत खुश होती थी। ब्रिजमोहन उनको देखता था तो मुस्कुरा देता था। वो पीरन के दोस्त की शक्ल और सूरत से ना आशना था। पीरन ने ब्रजमोहन से उसकी मुलाकात तक न कराई थी। सिर्फ इतना बताया था कि वो किसी मील में काम करता है और बहुत खूबसूरत है। एक इतवार को ब्रिज बांद्रा से वापस आया तो उसने मुझसे कहा, लो भाई मंटो, आज मामला खत्म हो गया। मैंने उससे पूछा, पीरन वाला?
हाँ भाई, कपड़े खत्म हो रहे थे। मैंने सोचा ये सिलसिला खत्म करो। अब इंशाअल्लाह दिनों में ही कोई ना कोई मुलाजमत का काम मिल ही जाएगा। मेरा ख्याल है कि सेठ नियाज अली से मिलूं। उसने एक फिल्म बनाने का ऐलान किया है। कल ही जाऊंगा। तुम यार जरा इसके दफ्तर का पता लगा लेना। मैंने उसके दफ्तर का नया फोन एक दोस्त से पूछकर बृजमोहन को बता दिया। वो दूसरे रोज वहां गया। शाम को लौटा। उसके मतमईन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लो भाई मंटो, ये कहकर उसने जेब से टाइपशुदा कागज निकाला और मेरी तरफ फेंक दिया। एक पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट। तनख्वाह 200 रुपये माहवार। कम है, लेकिन सेठ नियाज अली ने कहा है बढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं हंसा। अब पीरन से कब मिलोगे? ब्रजमोहन मुस्कुराया। कब मिलूंगा? मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे उससे कब मिलना चाहिए। मंटो यार, मैंने तुमसे कहा था कि एक मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, बस वो पूरी हो जाए। मेरा ख्याल है मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। ज़रा मेरे 3-4 जोड़े बन जाएं। 50 रुपये एडवांस लेकर आया हूँ। 25 तुम रख लो। 25 मैंने लिए। होटल वाले का कर्ज था जो फौरन चुका दिया गया। हमारे दिन बड़ी खुशहाली से गुजरने लगे। 100 रुपया माहवार मैं कमा लेता था। 200 रुपया महीना ब्रजमोहन ले आता था। बड़े ऐश थे। 5 महीने गुजर गए कि अचानक एक रोज पीरन का खत ब्रजमोहन को वसूल हुआ। लो भाई मंटो, इज़राइल साहब तशरीफ ले आए। सही बात है कि मैंने उस वक्त खत देखकर खौफ सा महसूस किया, मगर ब्रजमोहन ने मुस्कुराते हुए लिफाफा चाक दिया। खत का कागज निकाल कर पढ़ा। बिल्कुल मुख्तसर तहरीर थी। मैंने ब्रजमोहन से पूछा, क्या फरमाती है? फरमाती है, इतवार को मुझसे जरूर मिलो, एक अशद जरूरी काम है। ब्रजमोहन ने खत लिफाफे में वापस डालकर अपनी जेब में रख लिया। मैंने उससे पूछा, जाओगे? जाना ही पड़ेगा। फिर उसने ये फिल्मी गीत गाना शुरू कर दिया। मत भूल मुसाफिर, तुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने उससे कहा, ब्रज मत जाओ उससे मिलने। बड़े अच्छे दिन गुजर रहे हैं हमारे। तुम नहीं जानते, मैं खुदा मालूम किस तरह तुम्हें 8 आने दिया करता था। ब्रजमोहन मुस्कुराया। मुझे सब मालूम है, लेकिन अफसोस है कि अब वो दिन फिर आने वाले हैं जब तुम खुदा मालूम किस तरह मुझे हर इतवार 8 आने दिया करोगे। इतवार को ब्रज पीरन से मिलने बांद्रा गया। वापस आया तो उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा। मैंने उससे कहा, ये 12वीं मर्तबा है। मुझे तुम्हारी नहूसत की वजह से बरतरफ होना पड़ेगा। तुम पर जहमत हो जरतुश्त की। मैंने पूछा, उसने ये सुनकर कुछ कहा? ब्रज ने जवाब दिया, फ़कत। तुम सिली इडियट हो। तुम हो? सूफी सदी। ये कहकर ब्रज हंसा। अब मैं कल सुबह दफ्तर जाते ही इस्तीफा पेश कर देने वाला हूँ। मैंने वहीं पीरन के यहाँ लिख दिया था। ब्रजमोहन ने मुझे इस्तीफे का कागज दिखाया। दूसरे रोज खिलाफे मामूल उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और दफ्तर रवाना हो गया। शाम को लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने मुझसे कोई बात न की। मुझे ही बिल आखिर उससे पूछना पड़ा, क्यों ब्रिज, क्या हुआ? उसने बड़ी उम्मीदी से सिर हिलाया। कुछ नहीं, सारा किस्सा ही खत्म हो गया। क्या मतलब? मैंने सेठ नियाज अली को अपना इस्तीफा पेश किया तो उसने मुस्कुरा कर मुझे एक ऑफिशियल खत दिया। उसमें यह लिखा था कि मेरी तनख्वाह पिछले महीने से 200 के बजाय 300 रुपये माहवार कर दी गई है। पीरन से ब्रजमोहन की दिलचस्पी खत्म हो गई। उसने मुझसे एक रोज कहा,
पीरन की नहुसत खत्म होने के साथ ही वो भी खत्म हो गई और मेरा एक निहायत दिलचस्प मशगला भी खत्म हो गया। अब कौन मुझे बेकार रखने का मूजिब होगा। आप सुन रहे थे कहानी पीरन। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।